नमस्कार है, मैं हूं हर्ष रंजन। दोस्तों, पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी की मांग झेल रही भारत की जनता पर एक और बोझ पड़ सकता है। और ये जो खेल होने जा रहा है, ये तेल का खेल हो सकता है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, बल्कि यूं कहें बढ़ चुकी हैं। मध्य पूर्व में जारी राजनीतिक अशांति ने कच्चे तेल की कीमतों को ऊपर ढकेल दिया है। सिर्फ एक दिन में, कल यानी मंगलवार को, तेल की कीमतों में 4% की भारी बढ़ोतरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ समय से प्रति बैरल 70 से $72 के आसपास चल रही थीं, लेकिन कल एक ही दिन में ये $75 के आसपास पहुंच चुकी हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि अगर मध्य पूर्व में यही हालात रहे तो तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल को पार कर सकती हैं। ये स्थिति न केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगी, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसके गंभीर परिणाम होंगे। भारत, हम सब जानते हैं, कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और हमें अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। बढ़ती तेल की कीमतों का सीधा असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई बढ़ेगी। ज़्यादा कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो आयात करने में देश को ज़्यादा पैसा चुकाना होगा, और जब ज़्यादा पैसा चुकाना होगा तो ये पैसा सरकार या जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जाहिर सी बात है, वो जनता से ही वसूलती हैं और हमारी और आपकी जेब पर एक बार फिर इसका बोझ बढ़ सकता है। देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तेल की कीमतें इसी तरीके से बढ़ती रहीं तो हमारे देश की महंगाई दर में भी वृद्धि हो सकती है। खाद्य वस्तुओं से लेकर दैनिक उपयोग की सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। इस संकट के चलते भारत सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। तो कड़े फैसले क्या होते हैं? अक्सर टैक्स बढ़ा दिया जाता है, अलग तरीके से सेस लगा दिए जाते हैं, और नहीं तो और तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, इससे सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं। कुल मिलाकर कहीं से भी आप देख लें, जो अंतिम सफ़र करता है वो हमारी जनता ही होती है, हम होते हैं और आप होते हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि मध्य पूर्व में क्या माहौल है। हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से किस तरीके से, बल्कि कुछ वर्षों से कहें, एक वर्ष से, कैसे इज़राइल जो है पहले फ़लस्तीन पर हमला करता है, हमास के साथ उसका युद्ध चल रहा है, उसके बाद उसने हिजबुल्लाह के चीफ को भी मारा, और ईरान जो है वो उसके अगेंस्ट है, चूँकि हिजबुल्लाह के साथ है ईरान। तो ईरान ने दरअसल अपने हमले जो है इज़राइल के ऊपर बढ़ा दिए हैं। अब मध्य पूर्व के ये सारे देश हैं और ईरान बड़े पैमाने पर तेल का निर्यातक देश है, और उसी रास्ते आता है, रेड सी से साले तेल की शिपिंग होती है। ईरान का एक तरीके से कहें वहाँ कंट्रोल है, तो शिप को काफ़ी घूम कर दूसरे देश जो सऊदी वगैरह हैं वो भेजते हैं। इससे उनकी कीमतें वैसे ही बढ़ रही हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक ये है जो एक बात अमेरिका को पता चली है। ऐसे तो दुनिया उम्मीद कर रही है कि ईरान अपने हमले उस लेवल पे नहीं ले जाएगा, क्योंकि इससे मध्य पूर्व में अशांति होगी तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी। लेकिन फिर भी आप कहें कि व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बड़े साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका को ये संकेत मिल चुके हैं कि ईरान अब जो है इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल हमला करेगा। देखिए, इस खबर के आने से पहले तेल बाजार 2 सप्ताह के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा था, क्योंकि सप्लाई पूरी थी और वैश्विक मांग जो थी वो सुस्त थी। लगातार वैश्विक मांग जो है वो सुस्त चल रही है। चीन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है तेल का, वहाँ बहुत ज़्यादा खपत है। लेकिन पिछले 1-1.5 वर्षों में चीन में तेल की खपत कम हुई है, अमेरिका में भी कम हुई है, जो सबसे बड़ा खपत करने वाला देश है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन कम हुए हैं, फैक्ट्री आउटपुट कम हुआ है, और इस वजह से तेल की कीमतें जो थी कम मांग की वजह से अपने निचले स्तर पर बनी हुई थी। मांग में तो अभी भी वृद्धि नहीं दिख रही है, लेकिन चूंकि मध्य पूर्व में संकट है, सप्लाई का संकट हो सकता है, वहाँ तक पहुँचाने का संकट हो सकता है,
इस वजह से कीमतें बढ़ सकती हैं। और जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसे हम ओपेक के नाम से जानते हैं, उनकी मंत्रियों के पैनल की आज यानी 2 अक्टूबर को तेल बाजार की समीक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। इस बैठक के नतीजे देर शाम तक, रात तक आ जाएंगे। हालांकि इसमें किसी नीतिगत बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन हो सकता है कि दिसंबर से ओपेक समूह, जिसमें रूस जैसे सहयोगी देश भी उसके शामिल हैं, हर महीने 1,80,000 बैरल प्रतिदिन उत्पादन अपना बढ़ा दे। अब उत्पादन तो बढ़ाएगा और मांग अगर पूरी नहीं हुई, उतनी डिमांड नहीं रही, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि तेल की कीमतें स्थिर बनी रहेंगी। लेकिन अगर उत्पादन नहीं बढ़ा तो उल्टा असर होगा और तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल को पार कर जाएंगी। यहाँ एक चीज़ और बता दें कि एक बैरल की जब बात होती है तो हम इसे 159 लीटर समझें, क्योंकि एक बैरल में तेल जो आता है 159 लीटर के आसपास आता है। ईरान जो है अगर बैलिस्टिक हमला करता है इजराइल के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इजराइल उसका जवाब देगा, स्थिति और ख़राब होगी। और ईरान जो है एक प्रमुख तेल उत्पादक देश है, जो पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद, अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद प्रतिदिन लगभग 3 मिलियन बैरल या कहें विश्व उत्पादन का लगभग 3% आपूर्ति करता है। तेहरान का, यानी जो ईरान की राजधानी है तेहरान, उसका होर्मुज जल डमरू मध्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। और होर्मुज जो है ये शिप्स के आने जाने का एक प्रमुख रास्ता है। ये तेल और गैस टैंकर शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट भी है, और इस पर हम कहें कि पूरी तरीके से ईरान का नियंत्रण है। यहाँ से प्रतिदिन 20 मिलियन बैरल तेल का संचालन होता है, जो पूरी दुनिया में जो तेल का व्यापार होता है उसका लगभग 30% है। ईरान यमन में हूती विद्रोहियों के समर्थन से लाल सागर पर भी, यानी रेड सी पर भी नियंत्रण रखता है। लाल सागर में जहाज़ों को लगातार निशाना बनाया जाता रहा है। आपने ये खबरें पढ़ी हैं। इस साल की शुरुआत में ये वैश्विक वित्तीय बाजारों की सबसे बड़ी आशंकाओं में से एक था, और हमने देखा कि उसके बाद किस तरीके से बाजार गिरे भी थे। हालांकि बाजार इसके बाद संभल गए। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर सहित अन्य प्रमुख तेल और गैस निर्यातक होर्मुज पर बहुत अधिक निर्भर हैं, क्योंकि यहीं से उनका तेल का आवागमन निर्भर करता है। और इससे ये संभावना बढ़ जाती है कि ईरान द्वारा चेक पॉइंट को बंद कर दिया जा सकता है, और बंद करने के व्यापक परिणाम हो सकते हैं। जैसे ही ईरान बंद करेगा, तेल का शॉर्टेज होगा और उसके बाद इसकी कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। वैश्विक विकास में मंदी के बीच तेल की मांग कम हो गई है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जो सबसे ज़्यादा खपत करने वाला देश है अमेरिका, और तेल का दूसरा सबसे ज़्यादा खपत करने वाला देश जो है वो चीन, इन दोनों जगह मांग कम हुई है, क्योंकि बीजिंग में धीमी पड़ रही है जो वहाँ की अर्थव्यवस्था है, वहाँ की जो गतिविधि है, और उसे फिर से एक बार पटरी पर लाने के लिए चीन को काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है। आर्थिक हालात वहाँ ठीक नहीं है। यूरोपीय उद्योग में भी मंदी है, और सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सितंबर में फैक्ट्री उत्पादन में सबसे तेज गिरावट आई है इन देशों में। अब देखिए, तेल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो उसका क्या असर होता है। असर रिफाइनिंग और परिवहन लागत बढ़ जाती है। सरकार इसको टैक्स और शुल्क में बढ़ोतरी करके वसूलती है। इससे राज्यों के राजस्व पर भी असर पड़ता है। और अगर यही स्थिति, थोड़े समय तक तो सरकार शायद तेल की कीमतें न बढ़ाए, लेकिन यही स्थिति अगर लंबी चलती रही तो विकास दर में गिरावट, नौकरी के अवसरों में कमी, ऐसी न जाने कितनी समस्याएं आ सकती हैं। और ख़ास तौर पर तब जबकि पहले से ही सरकार जो है थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर जूझ रही है। हमारा कर्ज बहुत बढ़ा हुआ है, और प्रति व्यक्ति आय भी जो उम्मीद है उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल हो, परिवहन हो, एयरलाइंस हो, इस जैसे उद्योग भी
तेल की कीमतें बढ़ने से प्रभावित होंगे, यात्रियों को ज़्यादा शुल्क देना पड़ सकता है। और आखिरकार ये संकट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हमें फिर एक बार याद दिलाती हैं कि हमारे देश की ऊर्जा सुरक्षा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। तमाम चीज़ों में हम दूसरे देशों से अपना मुकाबला ज़रूर करते हैं और कहते हैं कि हम अमेरिका के बाद, चीन के बाद बड़ी इकॉनमी हैं। लेकिन हमें ये भी साथ में देखना चाहिए कि किस तरीके से अपनी ऊर्जा सुरक्षा जो है वो अमेरिका करता है और किस तरीके से ऊर्जा सुरक्षा चीन भी करता है। शायद अभी हम उस पैमाने पर पिछड़े हुए हैं। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर जाना होगा, नहीं तो अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर और हमारी जेब पर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नमस्कार।